सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। तो बेटा आज के लेक्चर में हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर को बेटा एक ही वीडियो में खत्म करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर चैप्टर नंबर 10 है बेटा ये कि चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर का नाम क्या है? डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। बेटा डुअल नेचर का मतलब होता है दो नेचर, और रेडिएशन एंड मैटर। रेडिएशन का मतलब बेटा यहाँ पे लाइट से, और मैटर का मतलब है पार्टिकल से। रेडिएशन का मतलब यहाँ बेटा लाइट से है, एंड बेटा मैटर का मतलब यहाँ पे है पार्टिकल से। तो यहाँ पे बोला गया है कि रेडिएशन एंड लाइट, यहाँ पे ये समझाने का प्रयास किया गया है कि लाइट और पार्टिकल के बेटा दो नेचर होते हैं। ठीक है, लाइट का वेव नेचर जो हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ लिया है, वहां पे हमने वाईडीएसी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन जैसे फिनोमेना पढ़े, जिनसे हमें पता लगा कि लाइट का वेव नेचर होता है। तो बेटा यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जहां से हमें पता लगेगा लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है। तो सिमिलरली डी ब्रॉगली ने फिर बताया कि भाई जो अगर वेव पार्टिकल नेचर शो कर सकती है, तो भैया पार्टिकल जो है वो भी वेव नेचर शो कर सकता है। तो उन्होंने हाइपोथेसिस दी थी, वो सब हम आज चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो बेटा सबसे पहले हम जो बात करेंगे यहाँ पे वो फोटॉन्स के बारे में बात करेंगे। फोटॉन्स में बेटा हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे क्या? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी। और बेटा इस क्वांटम थ्योरी में भी सबसे पहले हम फोटॉन्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तो बेटा इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स quantum theory light travels in the discrete forms of energy, travels in the discrete form of energy, in the discrete form of energy, light travels in the discrete form of energy or quanta of energy, or क्वांटा ऑफ एनर्जी। बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में हमें क्या बताया गया कि जो बेटा लाइट होती है वो कैसे ट्रेवल करती है? क्वांटा ऑफ एनर्जी या फिर डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में बेटा ट्रेवल करती है। किसमें बताया? हमें क्वांटम थ्योरी के अंदर बताया गया। एंड बेटा जो डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर क्वांटा ऑफ एनर्जी, बेटा इसी को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन्स बोलते हैं। इसमें आगे लिखेंगे दिस डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी, डिस्क्रीट चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, कई बुक में ऐसे भी गिवन रहता है, कई में ऐसे भी गिवन रहता है, तो मैंने ऐसे लिखा है तो वैसे ही लिख देते हैं। ठीक है, एंड दिस डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी और क्वांटा ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। बेटा इस डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बेटा नेक्स्ट हम जो बात कर रहे होंगे इसकी प्रॉपर्टीज में बात कर रहे होंगे, किसकी? फोटॉन्स की प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स हेडिंग लगाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स। बेटा इसमें सबसे पहला पॉइंट आपके लिखेंगे फोटॉन्स ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट। फोटॉन्स ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट, यानी बेटा जो फोटोन ट्रेवल करता है वो लगभग स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल रहती है, उसकी स्पीड जो है ना। दूसरी चीज बेटा इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में बेटा फोटोन की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती बेटा, लेकिन इसकी स्पीड चेंज हो जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे frequency of photon
does not change in going from one medium to another, in going from one medium टू अनदर। बेटा वन शॉट वीडियो तो थोड़ा सा फास्ट रहेगा, बाकी हर टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ाने का आपको प्रयास करेंगे। तीसरी चीज बेटा, जो स्पीड है किसकी, फोटोन की, वो चेंज होती है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस in going from one medium to another, बेटा तीन इंपोर्टेंट बातें पढ़ी। पहली क्या पढ़ी कि बेटा फोटोन जो है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, यानी नियरली इक्वल टू सी इज नियरली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसी से ट्रेवल करता है फोटोन, इसी स्पीड। दूसरी चीज बेटा, फ्रीक्वेंसी जो होती है फोटोन की वो चेंज नहीं होती अगर आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर फोटोन ट्रेवल करता है, लेकिन बेटा जो स्पीड होती है फोटोन की वो चेंज हो जाती है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फोटोन ट्रेवल करेगा। इतना नोट करें बेटा, फिर आगे बात करते हैं इसकी, ठीक है। बेटा जो स्पीड ऑफ फोटोन चेंजेस इन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर आपको लिखाया गया बेटा, इसमें जो स्पीड होती है वो c = f लैम्डा, f लैम्डा के इक्वल होती है, और यहां से हमें फिर पता भी लगता है कि c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा क्या बेटा, यहाँ पे वेवलेंथ है बेटा लैम्डा, f फ्रीक्वेंसी और c स्पीड है किसकी बेटा, फोटोन की, है ना। c मान के चलते हैं तो मीडियम बदलेगा तो बेटा c भी बदल जाता है, वैसे c किसके इक्वल होता है, f लैम्डा के इक्वल होता है। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ पॉइंट लिखेंगे बेटा, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज 0। बेटा वो रेस्ट मास होता है किसका, फोटोन का, वो क्या होता है, 0। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, m इज इक्वल टू m0 √1 - v²/c²। ठीक है, तो यहाँ m क्या होता है बेटा, मास ऑफ फोटोन होता है। इस फॉर्मूले से इस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है कि जो रेस्ट मास है किसका, फोटोन का 0 होता है। क्यों 0 होता है बेटा, क्योंकि एक्चुअली में जो फोटोन है बेटा वो रेस्ट पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसलिए इसका रेस्ट मास क्या होगा, फिर ऑब्वियसली 0 होगा। अब कैसे वो बात कर लेते हैं, तो m क्या होता है, मास ऑफ, यहाँ पे फोटोन होता है, ये मास ऑफ फोटोन एट रेस्ट, ये बेटा ये रेस्ट में मास होता है, एट रेस्ट जब फोटोन रुका हुआ है। तो रेस्ट मास की बात कर रहे हैं बेटा, तो रेस्ट मास क्या हो जाएगा, m0 will be equal to m into √1 - v²/c²। यस और नो, क्या इतनी चीज आपको क्लियर है कि बेटा जो रेस्ट मास होगा m0 इज इक्वल टू m into √1 - v²/c² होगा। बेटा हमें पता है कि जो ये v है, v इज इक्वल टू c, ये हमें पता है कि बेटा जो फोटोन की स्पीड होती है वो c के इक्वल होती है, तो यानी m0 will be equal to m √1 - v के लिए बेटा क्या आ जाएगा, c²/c²। बिल्कुल सही बेटा, ये क्या आ जाएगा 1, यानी अंडर रूट में 1 - 1 0, यानी m0 क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो बेटा फोटोन का रेस्ट मास क्या आ गया, हमसे 0 आ गया। तो बेटा जो फोटोन का रेस्ट मास होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इतना नोट करें बेटा, फिर हम आगे बात करते हैं। एक बार देख लेता हूँ वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा, बिल्कुल चल रहा है, तो इतना नोट करें बेटा, फिर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है फोटोन के बारे में। फोटोन जो होता है बेटा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो फिर ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा किसमें, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट लिखेंगे, फोटोन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बेटा जो फोटोन है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, सो इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड in electric
इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये बोल रहा है कि फोटोन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इसके पास फोटोन के पास बेटा चार्ज नहीं होता। जब उसके पास चार्ज नहीं है भाई, न्यूट्रल है, चार्ज नहीं, तो बेटा फिर वो डिफ्लेक्ट कहाँ हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, ऑब्वियस है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा जो एनर्जी होती है फोटोन के पास वो E इज इक्वल टू HF से गिवन होती है। नेक्स्ट लिखेंगे एनर्जी ऑफ ईच फोटोन is given by E is equal to HF। F बेटा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, E एनर्जी है, H प्लैंक्स कांस्टेंट है, is given by E is equal to HF। बेटा इतना नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है बेटा, बाकी आप F की जगह C बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं भाई, हमें अब पढ़ा है ना C क्या पढ़ा है बेटा हमने, F लैम्डा के इक्वल पढ़ा है, तो F क्या हो जाएगा यहां से बेटा C बाई लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। तो यानी एनर्जी फिर बेटा क्या हो सकती है, HC बाई लैम्डा भी हो सकती है। ठीक है, वो तो क्या कन्वर्जन आप कर सकते हो, इतना बेसिक है। साथ में बेटा इसके मोमेंटम के बारे में बात करें तो जो लीनियर मोमेंटम होता है बेटा किसी भी चीज का, वो मास इनटू वेलोसिटी से गिवन होता है। किससे गिवन होता है, मास इनटू वेलोसिटी से गिवन होता है। कौन सी प्रॉपर्टी थी बेटा, फिफ्थ प्रॉपर्टी, सिक्स्थ हो गई थी, सेवंथ है। तो बेटा जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी से गिवन होता है। तो बेटा इसकी वेलोसिटी फोटोन की होता है c के इक्वल, तो p इज इक्वल टू mc से इसका मोमेंटम गिवन होता है, या फिर p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा से गिवन होता है इसका मोमेंटम, किसका, फोटोन का। नेक्स्ट बेटा फिर हम आगे बात करते हैं किसके, फोटोन के कोलिजन के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा फोटोन के कोलिजन के बारे में है। इन कोलिजन ऑफ फोटोन्स, total energy of photons remains conserved. Total energy of photons remains conserved. इन कोलिजन ऑफ फोटॉन्स टोटल एनर्जी ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स कंजर्व। यानी बेटा जब फोटॉन्स का कोलिजन होता है, जो टोटल एनर्जी होती है फोटॉन्स की वो कंजर्व रहती है, बट नंबर ऑफ फोटॉन्स जरूरी नहीं है वो कंजर्व हो सकता है फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो जाए बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाए, है ना। तो फोटॉन्स but the number of photons may or may not be conserved। यानी कि बेटा एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, लेकिन जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो कंजर्व रह भी सकते हैं और नहीं भी हो सकता है। फोटॉन्स क्या हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, तो कंजर्व नहीं रहेंगे फिर। ठीक है, बट जो टोटल एनर्जी बेटा वो कंजर्व रहेगी। नेक्स्ट बेटा एनर्जी मास रिलेशन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा एनर्जी मास रिलेशन ऑफ फोटोन। एनर्जी मास बेटा इसको रब कर लो पहले, फिर बात करेंगे। नाइन्थ पॉइंट है बेटा, सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है। वैसे एनर्जी मास रिलेशन के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हो, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। एनर्जी मास रिलेशन ऑफ फोटोन, एनर्जी मास रिलेशन ऑफ फोटोन। तो बेटा जो एनर्जी मास रिलेशन होता है किसका, फोटोन का, वो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से गिवन होता है। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से। बेटा एनर्जी होती है E इज इक्वल टू hf के इक्वल होती है, तो यानी hf इज इक्वल टू mc स्क्वायर हो जाएगा, है ना। hf इज इक्वल टू mc स्क्वायर, आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो। और बेटा f क्या होता है, c इज इक्वल टू f लैम्डा होता है, तो f क्या होगा बेटा, c बाई लैम्डा होगा। तो hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, बट आप इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। बाकी जो एनर्जी मास रिलेशन है बेटा वो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से ही हमें गिवन होता है। ठीक है, hf इज इक्वल टू mc स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हो बेटा इसे आप। साथ में बेटा यहां से अगर मास की बात करें तो मास बेटा आपका क्या हो गया, मास हो गया hf अपॉन c स्क्वायर। तो बेटा यही क्या है, एनर्जी मास रिलेशनशिप है। बाकी सी से आप कितने भी फॉर्म में लिख लो तो एक इसका कन्वर्जन आप कर सकते हैं, यानी क्या हो जाएगा hf बाई c स्क्वायर। तो
तो इतना आपको याद रखना है बेटा, ये नोट करें, फिर बेटा आगे बात करते हैं, ठीक है, नोट करिए इतना। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं, तो हेडिंग लगा लीजिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हेडिंग लगाएंगे सभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटा नाम से ही क्लियर हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट। बेटा इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट है, फोटोन प्लस इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट कुछ। बेटा बेसिकली इसमें होता क्या है कि मान लो एक मेटल सरफेस है अपने पास, ये क्या है, एक मेटल है और ये इसकी मेटल की सरफेस है, मेटल है ये, ठीक है बेटा। तो बेटा ये चीज हमें पता है कि जो मेटल की आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, लूजली बाउंडेड होते हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिल जाए तो एक से सेल से दूसरे सेल में यानी जा सकते हैं कहीं। यानी बेटा आप भी क्या हो, अभी घर वालों के कंट्रोल में थोड़े से ज्यादा रहते हो, जैसे जैसे बड़े होते जाते हो घर वालों के कंट्रोल में थोड़ा सा कम हो जाते हो। जैसे ही आपके पास पैसे आ जाते हैं तुरंत आप कहाँ पहुंच जाते हो, उन्हें खर्च करने पहुंच जाते हो। यानी पैसे क्या है बेटा, आपके लिए एनर्जी का स्रोत, एक तरीके से एनर्जी का काम कर रहे हैं, है ना। तो उनसे आपको क्या मिली, एनर्जी, और आप उन्हें खर्च करने पहुंच गए। तो सिमिलरली बेटा जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, उन्हें अगर एनर्जी मिल जाए तो बाहर निकल जाते हैं फुदक के। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बताया गया है व्हेन रेडिएशन, ये रेडिएशन का मतलब बेटा यहाँ से लाइट से है, रेडिएशन क्या है बेटा, लाइट से मतलब यहाँ पे, व्हेन रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस देन द इलेक्ट्रॉन्स मे बी एमिटेड। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, एमिट आउट हो सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो बेटा इसमें डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, इसमें लिखेंगे आप व्हेन द रेडिएशन, व्हेन अ रेडिएशन ब्रैकेट में लिखेंगे आप लाइट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी और लो वेवलेंथ is incident on a metal surface then the electrons may be emitted, जो बेटा इलेक्ट्रॉन्स है फिर वो इमिट आउट हो सकते हैं। यानी वो क्या आ रहा है बेसिकली बेटा, ये क्या आ रहे हैं, ये फोटॉन्स आ रहे हैं या फिर रेडिएशंस आ रहे हैं, है ना। ये बेटा रेडिएशन आई, बेसिकली जो लाइट मान के चलते हैं, जो रेडिएशन आती है बेटा वो यूवी रेज को मान के चलते हैं। मान लो ये यूवी रेज आई, ठीक है, यूवी रेज आएंगी तो बेटा इधर से फिर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहां पे लिखा है दैट इलेक्ट्रॉन्स मे बी इमिट आउट बेटा तभी होगा जब उसकी सी जो फोटोन की जो एनर्जी है बेटा वो सफिशिएंट एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करने के लिए, है ना। या फिर जो इलेक्ट्रॉन है उस एनर्जी का सदुपयोग करेगा, बेस्ट यूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। अगर एनर्जी लॉस्ट होगी बेटा कहीं पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाए। कहने का मतलब बेटा ये है, पापा ने आपको 1000 रुपए दिए कॉलेज की फीस जमा करने के लिए, स्कूल की फीस जमा करने के लिए, फीस बहुत ज्यादा कम है पर 1000 रुपए ही मान के चले आप, है ना, इतनी कम फीस मिलेगी नहीं कॉलेज में। तो बेटा आपको 1000 रुपए दिए, अब मान लो 1000 रुपए आपने बेस्ट यूज क्या आपने 1000 रुपए फीस कॉलेज में जमा कर दी, तो ये क्या बेस्ट यूज है तो आपकी फीस जमा हो जाएगी। बट मान लो उसका आपने दुरुपयोग कर दिया, 1000 रुपए की पार्टी कर ली दोस्तों के साथ, तो क्या हो गया, क्या वो कॉलेज में फीस जमा हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ऑब्वियसली। तो सिमिलरली बेटा जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी हमने भेजी, अगर उसके पास पहुंची और उसने बेस्ट प्रयोग किया, उसका बेस्ट यूज किया, यानी वो एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इमिट आउट हो जाएगा, ठीक है। आई होप यू हैव गॉट इट, आप इसे समझ गए होंगे। यहां पे आप लिख सकते हो electrons will only be emitted when electrons will only be emitted या only be emitted when electrons will
when electrons will make best use of energy, यानी बेटा कहने का मतलब है नो लॉस ऑफ एनर्जी। बेटा देखो लॉस तो होता है बट पर्टिकुलरली मान लो भैया 800 रुपए फीस है, 1000 रुपए आप लेके गए, उसमें से 100 रुपए खर्च कर दिए, 100 रुपए तो फिर भी एक्स्ट्रा बच गए ना आपके पास। तो यानी जो लॉस है बेटा जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी मिल जाए इलेक्ट्रॉन्स को, यानी फालतू का लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस तो बाकी हर प्रोसेस में कुछ ना कुछ होता है, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है बेटा, उसके बाद यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, यहां से भाई यूवी रे आई या फिर फोटोन आया, इधर से क्या निकला, इलेक्ट्रॉन निकला। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यहां पे हम लिखेंगे द emitted electron is called photoelectron, the emitted electron is called as photoelectron, यानी बेटा जो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और बेटा वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन है तो वो रैंडम मोशन करेंगे, कुछ मोशन होगा उनकी वजह से, तो बेटा जो मोशन होगा तो करंट भी पैदा होगा। तो बेटा जो फोटो इलेक्ट्रॉन से करंट पैदा होता है उसे क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं, उसे आईपी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। द करंट प्रोड्यूस्ड बाय फोटो इलेक्ट्रॉन्स the current produced by photoelectrons is called as photocurrent, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं, उसे हम आईपी इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इतना नोट करें बेटा, फिर हम आगे बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी उसकी करेंगे, नोट करें इसे, फिर आगे चर्चा करते हैं। बेटा बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में, किसकी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। बेटा इसमें एक पॉइंट और आप लिख सकते हैं कि जो ये प्रोसेस हो रहा है, यानी ये जो यूवी रेज या फिर फोटोन्स आ रहा है बेटा और फिर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो एक 1-to-1 प्रोसेस होता है, यानी बेटा एक फोटोन आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से। और साथ में बेटा ये काफी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, यानी एक फोटोन जैसे ही आएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी जो टाइम लैग होता है बेटा वो बहुत ही ज्यादा कम होता है, नियरली इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड के इक्वल होता है। तो लिखा देते हो चीज, इसमें आप लिख सकते हो बेटा ये चीज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ 1-to-1 प्रोसेस। इसमें आप एक पॉइंट लिखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी P.E से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ 1-to-1 प्रोसेस। इसका बेटा क्या मतलब है, आपने एक फोटोन दिया, मेटल सरफेस की तरफ भेजा हाई फ्रीक्वेंसी का, तो बेटा उधर से फिर एक ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। दूसरी चीज बेटा यहां पे बताई गई है हमें, 1-to-1 प्रोसेस है बेटा, जो टाइम लैग है, द टाइम लैग इज वेरी लेस, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ वेरी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, द टाइम लैग इज वेरी लेस, कुछ इस तरीके से ज्यादा बेटर है। यानी इसमें आप ऐसा लिख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, द टाइम लैग इज वेरी लेस, दैट इज 10⁻⁹ सेकंड के इक्वल रहता है। द टाइम लैग इज वेरी लेस, जो टाइम लैग है बेटा वो कितना रहता है, नियरली इक्वल टू 10⁻⁹ सेकंड, यानी बहुत ज्यादा कम। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया, जैसे ही फोटोन आया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, किससे, मेटल सरफेस से। ठीक है, तो बात करते हैं बेटा एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में। नेक्स्ट स्टडी लगा लीजिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो हेडिंग क्या लगाएंगे आप, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बारे में बात करते हैं। बेटा जो एक्सपेरिमेंट किया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये वैक्यूम के अंदर ही किया गया, वैक्यूम चैम्बर लिया गया एक, बट यहाँ पे हम वैक्यूम आपको दिखाएंगे, ये ऑब्वियसली क्या वैक्यूम बनाया है ना। ये कुछ इस तरीके से, और बेटा ये मान लो यहाँ पे कुछ एक विंडो है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा इधर मान लें, है ना। यहाँ पे ये यहाँ पे क्वार्ट्ज विंडो है, ये क्या है बेटा, क्वार्ट्ज विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो। ये वैक्यूम चैम्बर है, यहाँ पे सोर्स है बेटा, मान लो यहाँ पे सोर्स ऑफ यूवी रेज का सोर्स है, यूवी रेज से ही एक्सपेरिमेंट किया गया। तो बेटा ये यहाँ पे मान लो सन है, सन से यूवी रेज आ रही है। क्वार्ट्ज विंडो बेटा होती क्या है, यूवी रेज को ही अलाउ करती है एंटर होने के लिए, है ना। इसलिए क्वार्ट्ज की विंडो लगाई गई है ना भाई। रेज तो हर तरीके की होगी, सन क्या है भाई, हर तरीके की रेज देता है ना। तो क्वार्ट्ज विंडो क्या होगी, यूवी रेज को ही अलाउ करेगी। यहाँ पे बेटा कैथोड है और यहाँ पे बेटा एनोड है, ठीक है। साथ में बेटा इसको यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगाया गया है, इसके बीच में एक माइक्रो एमीटर लगाया गया है ना। साथ में बेटा इसमें रेजिस्टेंस भी लगाया गया है, मार्कर बदल लेते हैं। वोल्ट मीटर के साथ में बेटा इसमें कुछ रजिस्टर भी लगाया गया है ना। ये रजिस्टर है कुछ, ये रजिस्टर है बेटा। साथ में यहाँ पे कुछ ये नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बेटा बैटरी कनेक्ट की गई है। यानी बेटा इधर तो पॉजिटिव टर्मिनल रखे गए, इधर नेगेटिव टर्मिनल, तो इधर कहीं पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव। बेटा ये क्या है, ये है एमिटर, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स एमिट आउट होंगे। बेटा ये क्या है, कलेक्टर का काम करेगा। ये एनोड जो बेटा ये कलेक्टर का काम करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने का, ठीक है। तो बेटा ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। ये क्वार्ट्ज विंडो, कैथोड, एनोड, वोल्टमीटर, रजिस्टर, बैटरी लगी है, बस इतना है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लें। तो बेटा बेसिकली होगा क्या कि सन से क्या ही मान लो यूवी रेज आई, ये क्या आ रही है बेटा, यूवी रेज आ रही है। तो कैथोड से क्या होगा बेटा, फिर इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे। भाई ये क्या एमिटर का काम कर रहा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होना स्टार्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे। तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट होंगे तो वो रैंडम मोशन करेंगे, ऑब्वियस रैंडम मोशन ही होगा। तो बेटा ये बैटरी जो यहाँ पे कनेक्ट की है, ये क्या काम क्या करेगी, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल आएगा और यहाँ पे फिर नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्ट किया है। इस तरीके से ये माइक्रोमीटर इसलिए कनेक्ट किया है कि जो वैल्यू आएगी करंट की बेटा वो बहुत कम होगी, तो माइक्रोमीटर लगाया, इसलिए छोटा एमीटर है ना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे, करंट पैदा होगा, और हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एनर्जी आई, यूवी रेडिएशन यानी फोटोन आया, टकराया, इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं बेटा, वो मोशन कर रहे हैं रैंडम, उन्हें पता ही नहीं जाना किधर है। और हो सकता है एनर्जी इतनी कम हो कि जस्ट निकल ही पाए, है ना। जरूरी थोड़ी ना कि भाई इलेक्ट्रॉन के पास ढेर सारी एनर्जी होगी कि चल के यहाँ से यहाँ तक आ जाए। भाई वहां से यूवी रे आई, इलेक्ट्रॉन निकल तो गया, बट उसके पास एनर्जी नहीं यहाँ तक पहुंच पाए। तो इसलिए पॉजिटिव पोटेंशियल का क्या काम करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक मोशन करेंगे, है ना। तो इधर ये मोशन करना स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आगे कलेक्ट होते रहेंगे। तो इनसे बेटा जो करंट बनेगा वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगा, है ना। वोल्ट मीटर से बेटा कितना पोटेंशियल डिफरेंस है इनके बीच का वो भी हम बता सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका पूरा वो रहेगा। तो बेसिकली यूवी रे आई, हुआ क्या बेसिकली, यूवी रेज से आई, यूवी रेज कहां पे टकराई बेटा, इसमें कैथोड पे आके टकराई, कैथोड पे आके टकराई, इमिट आउट हुए इलेक्ट्रॉन्स, यानी यहां से इलेक्ट्रॉन्स इमिट आउट हुए, कौन से इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बेटा, रैंडम मोशन करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, या फिर हो सकता है स्लो होंगे स्पीड में, है ना, साथ में वो स्लो भी होंगे स्पीड में, सबकी बात नहीं हो रही, कुछ हो सकता है स्लो भी हो। तो बैटरी क्या करेगी बेटा, उन्हें स्पीड देने का भी काम करेगी। बैटरी क्या बेटा, फिर उन्हें फोर्स करेगी मूव करने की तरफ, एनोड की तरफ। will force electron to move towards anode, will force electrons to move towards anode या फिर कलेक्टर। बेटा उससे क्या है, फिर फोटो करंट बनेगा, उससे क्या बनेगा, फोटो करंट, उससे बेटा फोटो करंट बनेगा। और जो फोटो करंट होगा वो ऑब्वियसली छोटा करंट होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, है ना। कुछ इस तरीके का पूरा फॉर्मेट रहने वाला है। तो बेटा इसमें कुछ हम इफेक्ट पे बात कर लेते हैं, इसके एक्सपेरिमेंटल डाटा पे बात करते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या है ना, इतना नोट करें फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बेटा इंटेंसिटी का क्या फर्क पड़ता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, उसका ग्राफ वगैरह हम देखेंगे, छोटी छोटी चीजें हैं वो। नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट इसमें पहला इफेक्ट क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। पहला है बेटा इसमें इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट। फोटो करंट पे बेटा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट होगा। बेटा मान लो ये तो इंटेंसिटी है या फिर ये फोटो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आई पी फोटो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये इधर इंटेंसिटी है। तो बेसिकली इसका ग्राफ जो बनेगा बेटा, इंटेंसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी, यानी फोटो करंट्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी क्या, इंटेंसिटी। तो उसका बेटा ग्राफ बनेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कुछ ऐसा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी will be directly proportional to IP। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटो करंट भी बढ़ेगा। दूसरा बेटा इसमें एक्सपेरिमेंट है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल। सेकंड है बेटा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो करंट। बेटा पोटेंशियल का क्या इफेक्ट रहता है फोटो करंट के ऊपर, ये पढ़ने वाले। तो बेसिकली बेटा इधर मान लो बेटा फोटो करंट है आईपी, और इधर बेटा हमें क्या बताया गया है, पोटेंशियल बताया गया है। मान लो इधर क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, और इधर बेटा जीरो पोटेंशियल होगा, और इधर बेटा कहीं नेगेटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव पोटेंशियल। बेटा वहां पे प्लस आईपी, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस आईपी, नेगेटिव वैल्यू आएगी किसकी, फोटो करंट की। यही कुछ होगा बेटा। तो बेसिकली मान लो जब क्या पोटेंशियल जीरो है बेटा, जब पोटेंशियल जीरो है तो क्या इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने बनाया था उसमें अगर पोटेंशियल हम जीरो कर दें, बैटरी लगा दी थी, ऑल्दो उसका कुछ पोटेंशियल होगा, बट बैटरी हमने नहीं लगा रखी है, मान लो पोटेंशियल उसका जीरो है। तो जब पोटेंशियल जीरो बेटा इलेक्ट्रॉन मोशन तो तब भी करेंगे, हाँ तब इतना होगा कि मोशन इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे। बैटरी क्या कर रही है, फोर्स कर रही है इलेक्ट्रॉन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है कि भाई आप इधर मोशन करो, समझ रहे हो। जब भाई जब ये पोटेंशियल जीरो होगा तो इलेक्ट्रॉन मोशन तो तब भी करेंगे, तो उस समय क्या होगा, रैंडम मोशन होगा तो कुछ ना कुछ फोटो करंट बनेगा उस समय भी, है ना। ऐसा नहीं होगा कि आईपी जो उस समय जीरो होगा। तो मान लो बेटा जब पोटेंशियल जीरो था कुछ फोटो करंट था, तो उस समय फिर पोटेंशियल बढ़ाने पे अगर पॉजिटिव करते जाएं तो फोटो करंट भी क्या होगा, बढ़ता हुआ जाएगा कुछ इस तरीके से। बेटा एक टाइम ऐसा आएगा कि इधर से सारे इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएंगे, तो उस समय क्या होगा, फोटो करंट जो है बेटा थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, है ना। तो उस समय फोटो करंट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। अगर मान लो बेटा उधर हम नेगेटिव पोटेंशियल लगा दें, इधर हमने पॉजिटिव लगा रखा था, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नेगेटिव, इधर नेगेटिव पोटेंशियल, तो बेटा रिपल्शन होगा। तो क्या होगा, एक मिनट इस ग्राफ को थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा फिर विजुलाइज आपको ढंग से नहीं पाएगा।
तो बेटा फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस है भाई नेगेटिव नेगेटिव के पास थोड़ी ना जाएगा, तो कुछ पहुंच रहे हैं जब तक उनके पास एनर्जी है वो पहुंचे भाई। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन कोई भी वहां नहीं पहुंच पाएगा, वहां पे फिर आईपी जो करंट की वैल्यू है किसकी, फोटो करंट की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी। तो बेटा अभी आपको क्या बताया, जब पोटेंशियल जीरो है तो कुछ ना कुछ फोटो करंट रहेगा तभी भी, फिर उसके बाद वो सैचुरेट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सैचुरेट, सैचुरेट। बेटा इस समय जो करंट बनेगा वो क्या होगा, सैचुरेटेड करंट होगा, सैचुरेटेड करंट बोलते हैं उसको, है ना। और यहाँ पे कुछ समय बाद बेटा जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल की जगह हमने नेगेटिव लगा दिया, धीरे धीरे होते होते बेटा फिर पोटेंशियल की वजह से क्या होगा, यहाँ पे मान लो पोटेंशियल माइनस का वी नोट था, तो बेटा इस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बेटा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो कौन सा पोटेंशियल होता है, वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे जो फोटो करंट है बेटा वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, यानी आईपी जो बेटा जीरो के इक्वल हो जाए। द पोटेंशियल एट विच, इसमें लिखेंगे आप द पोटेंशियल एट विच, द पोटेंशियल एट विच फोटो करंट, एट विच फोटो करंट ब्रैकेट लिखेंगे आईपी बिकम्स equal to zero, equal to zero is called as stopping potential, is called as stopping potential। उसको क्या बोलते हैं बेटा हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। यानी इस कंडीशन पे क्या होता है, जो आईपी है फोटो करंट है बेटा वो इक्वल टू जीरो हो जाता है। आई होप बेटा आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, दोनों ग्राफ भी क्लियर होंगे। इतना नोट करें बेटा, फिर हम आगे बात करेंगे, नोट करेंगे। नेक्स्ट बेटा बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, उसके बारे में बात करते हैं। थर्ड है बेटा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इधर मान लो बेटा कुछ इंटेंसिटी है और इधर एनोड पोटेंशियल है, ये एनोड पोटेंशियल। इधर बेटा ये इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेंसिटी, है ना। मान लो मैंने बोला बेटा एक ही सोर्स से निकल रहे हैं, और इंटेंसिटी क्या होती है बेसिकली बेटा संख्या होती है ना। मान लो एक सेकंड पहले 10 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, फिर एक सेकंड में 20 इलेक्ट्रॉन निकलने लगे, तो बेटा क्या है, इंटेंसिटी बढ़ गई, बदल गई। ठीक है बेटा, अगर एक ही सोर्स से कुछ रेज आ रही है बेटा, उनकी इंटेंसिटी में हम कुछ बदलाव कर दें, है ना, तो अलग अलग इंटेंसिटी वाली लाइट के लिए ये I1 मान लो, और ये I2, और ये बेटा I3, इसकी इंटेंसिटी I1, इसकी इंटेंसिटी I2, इसकी इंटेंसिटी I3। ठीक है, तो बेटा जो I3 ऑब्वियसली दिख रहा है इंटेंसिटी तीसरी वाली की ज्यादा है, फिर दूसरी की उससे कम, और फर्स्ट वाले की सबसे कम। बेटा जो इनके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो बेटा सबके लिए सेम रहता है। अलग अलग इंटेंसिटीज ऑफ लाइट के लिए बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही रहता है। साथ में मान लो बेटा इसका जो फोटो करंट बना रहा था ये I1, स्मॉल I1, ये स्मॉल I2 और स्मॉल I3, ऑल्दो स्मॉल I3 विल बी ग्रेटर देन स्मॉल I2 एंड स्मॉल I2 विल बी ग्रेटर देन स्मॉल I1। फोटो करंट में भी बदलाव आएगा, इंटेंसिटी भी उसकी ज्यादा ही रहेगी, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है बेटा वो सेम रहेगा। यानी V0 फॉर फर्स्ट, पहली वाली के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 फॉर फर्स्ट, V0 फॉर सेकेंड विल बी इक्वल टू V0 फॉर थर्ड। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा तीनों का ही सेम है। तो ये आप चीज याद रखेंगे, नोट कर लें इतना। बेटा नेक्स्ट हम बात करेंगे
नेक्स्ट बात है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर। नेक्स्ट बेटा फोर्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। बेटा यहां पे आप ग्राफ बनाएंगे, यहां पे आप ग्राफ बनाएंगे। तो यहां पे क्या है बेटा, ये फोटो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फोटो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ बनाया जाता है, ना कि फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का। पोटेंशियल इधर आईपी। तो बेटा मान लो यहां पे हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट ली, ये सॉरी थोड़ा सा इसको क्लियर बनाते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा सा क्लियर बना देते हैं। यहां पर बेटा हमने अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट ली, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा बाद में बनाएंगे। और ये कुछ ऐसे यहाँ पे आके ये मिल गई, फिर ये ऐसे चला गया। ये मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी μ1, इसकी μ2, या फिर आप f1 से ब्लेंड करोगे। वैसे म्यू सिंबल रहता है इसको ब्लेंड करने का, लेकिन आप म्यू और v थोड़े से काफी सिमिलर होते हैं, कंफ्यूज हो गए। f1 इसकी f2 और इसकी बेटा f3। इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल v01, इसका v02, इसका v03। ठीक है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है पहली और दूसरी और तीसरी का। लेकिन बेटा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसीज लाइट की है तो उनका बेटा अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, लेकिन जो फोटो करंट है बेटा वो क्या होगा, सेम होगा। तो ये ग्राफ में हमें बताने की कोशिश की गई कि बेटा जो फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट होता है अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, लेकिन जो फोटो करंट है बेटा वो क्या है, सेम है। ठीक है, आईपी क्या है बेटा यहाँ पे, सेम है। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पॉइंट है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। फिफ्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पॉइंट है इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, effect of stopping potential on frequency of incident radiation, on frequency of incident radiation, on frequency of incident radiation। बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल का इफेक्ट क्या होता है ऑन फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी होती है इंसिडेंट रेडिएशन की। यानी यहाँ पे बेटा आपको ग्राफ बनाना है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी बेटा, और बेटा ये फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बेटा मान लो यहाँ पे हमने दो मेटल लिए, मेटल ए और मेटल बी। तो इसमें बेटा हमें ये बताने का प्रयास किया गया, मेटल ए है ये और ये बेटा मेटल बी है। तो बेटा अलग अलग मेटल के लिए जो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा उनकी फ्रीक्वेंसी जिनकी दोनों की डिफरेंट है, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा बेटा इनका वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। दो मेटल, एक मेटल ए लिया एक मेटल बी लिया, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा डिफरेंट है, लेकिन उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम होगा। ठीक है, सेम हो भी सकता है बेटा और ना भी हो, है ना। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हो सकता है, ये चीज हमें यहाँ से पता लगी। बेटा हर्ट्ज के और लेनार्ड्स के कुछ ऑब्जर्वेशंस थे बेटा, उनके ऊपर चर्चा करेंगे, वो तब तक आप इसे नोट कर लें बेटा, उनके बारे में फिर आगे बात करेंगे, है ना। नोट कर लीजिए इसे बेटा। अब टॉपिक है हर्ट्ज, हेल्महोल्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। बेटा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस रही, वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी बेटा उनके बारे में पढ़ते। पहली ऑब्जर्वेशन ये थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज ऑब्जर्व्ड बाय हर्ट्ज। बेटा हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया इस फैक्ट को,
जब वो वर्क कर रहे थे बेटा किस पे, ईएम वेव्स के कंसेप्ट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, ईएम वेव्स के कंसेप्ट पे वर्क कर रहे थे, तब उन्होंने इसको डिस्कवर किया, नोटिस किया। ही ऑब्जर्व दैट ए स्पार्क कैन पास थ्रू मेटल सरफेस, उन्होंने ऑब्जर्व किया एक स्पार्क यानी चिंगारी जो होती है मेटल सरफेस से बेटा पास हो सकती है। बेटा जब क्या हुआ था, जब यूवी रे जो है, यूवी रेडिएशन को बेटा कैथोड पे इल्यूमिनेट किया गया, यानी जब कैथोड पे यूवी रे आई, वहां से कुछ निकला, वो पास हो गया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। उन्हें जब पता लगा कि बेटा लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, तब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया। तब फिर इन्हें पता लग गया कि भाई लाइट क्या है, पार्टिकल नेचर सो करती है, साथ में वेव नेचर तो करती है, वो पहले पढ़ चुके हैं। साथ में बेटा इन्होंने क्या बताया, हॉलवाइच एंड लिनार्स ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, इन्होंने ऑब्जर्व किया एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके बिलो विच नो फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस, उसके नीचे बेटा कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होता है, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को बेटा क्या बोलते हैं हम, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे बेटा कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। थ्रेशोल्ड मतलब क्या बेटा, थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दहलीज, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगा बेटा, यूवी रेडिएशन आई, मिली किसको, मेटल सरफेस पे टकराई बेटा, वहां से फोटोइलेक्ट्रॉन निकल तो जाएगा, पर उसके पास एनर्जी केवल इतनी ही होगी कि बस वो दहलीज से बाहर निकलना है, यानी आपको घर से बाहर निकलना है, वहां से आपको दोस्त ले जाएंगे उठा के, समझ रहे हो, घर से आप बाहर निकल सकते हो, बस इतनी एनर्जी है। तो सिमिलरली इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मेटल सरफेस से जस्ट बाहर ही आ पाएगा, आगे नहीं जा पाएगा, उसके पास एनर्जी नहीं होगी, तो उसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी दहलीज वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कुछ और इंपोर्टेंट बातें फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट बेटा हेडिंग रहेंगे लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी, फॉर अ गिवन मेटल, गिवन मेटल एंड frequency of incident radiation, for a given metal and frequency of incident radiation, the number of photoelectron emitted, the number of photoelectron emitted, the number of photoelectron emitted is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to intensity of, is directly proportional to intensity of incident light, incident light। बेटा ये बोलना चाह रहा है कि किसी गिवन मेटल के लिए और गिवन फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन है, तो उसके लिए बेटा जो फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, इंटेंसिटी के। जो बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुए हैं किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मान लीजिए, तो बेटा वो फोटो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इंटेंसिटी जो है इंसिडेंट लाइट की, उसके क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे इंटेंसिटी पे, यानी डिपेंड करते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो चीज हम पढ़ चुके हैं बेटा, वो चीज हम पढ़ चुके हैं ग्राफ पे, वही चीज तो पढ़ी थी। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, फॉर अ गिवन मेटल, फॉर अ गिवन मेटल, गिवन मेटल, there exists a particular frequency, there exists a particular frequency below which no photoelectric emission, no photoelectric emission takes place, and this frequency is called as threshold frequency, and this frequency is called as threshold frequency, mu naught।
बेटा एक किसी गिवन मेटल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट करती है जिसके नीचे बेटा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकता, उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो बेटा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के नीचे कोई भी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकता। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी से केवल इलेक्ट्रॉन बाहर तक निकल ही पाएगा, यानी जस्ट अपने मेटल के सरफेस को लीव आउट कर देगा, इतनी उसके पास फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट बेटा इसमें लिखेंगे द टाइम लैग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ए इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, द टाइम लैग इज नियर इक्वल टू 10 to the power -9 सेकंड। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी अगेन लिख लीजिए। तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें, तीसरा पॉइंट लिखेंगे द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज एन इंस्टेंटेनियस process. The time lag is nearly equal to, किसका टाइम लैग बेटा, फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने का टाइम लैग, है ना। यूवी रे आई और फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट, फोटो इलेक्ट्रॉन यानी फोटो इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुआ, तो इसके बीच का जो टाइम लैग होता है इज नियरली इक्वल टू 10 to the power -9 सेकंड, बहुत कम होता है ना। तो एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यूवी रे आएगी, इस पे मेटल सरफेस पे टकराएगी, मेटल है ये मेटल के सरफेस पे टकराएगी और तुरंत यहां से बेटा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसमें टाइम लैग बहुत ही कम होता है। अब बेटा हम आइंस्टीन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले वर्क फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बेटा, वर्क फंक्शन के बारे में। तो वर्क फंक्शन को बेटा हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। वर्क फंक्शन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें बेटा आइंस्टीन जो इन्होंने बोला कि वो मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर है बेटा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए किसी मेटल सरफेस से, बेटा उसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं उस मेटल का, है ना। तो इसमें आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन द मिनिमम energy of photon required, the minimum energy of photon required for photoelectric emission, यानी वो मिनिमम एनर्जी जो बेटा फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के लिए रिक्वायर है, according to Einstein the minimum energy of photon required for photoelectric emission from the metal surface है ना, it's called as work function of the metal, it's called as work function of that metal, it's called as work function of that metal। बेटा ये क्या होगा, उस मेटल के लिए उसका मेटल का वर्क फंक्शन हो जाएगा। हर मेटल के लिए बेटा उसका वर्क फंक्शन अलग होता है ना। एंड इट इज डिनोटेड बाय फाई, इसको बेटा हम फाई से डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को, ठीक है। नोट करेंगे ना, फिर बेटा आगे बात करेंगे। बेटा जो टोटल एनर्जी होगी, जो फोटोन आएगा, फोटोन के पास बेटा जो टोटल एनर्जी होगी किसकी इक्वल होगी, एक तो वर्क फंक्शन, साथ में उसके पास वर्क फंक्शन के अलावा बेटा जो एनर्जी बचेगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो क्या हम टोटल एनर्जी को बेटा ऐसा लिख सकते हैं, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। यस बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी बेटा टोटल एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, टोटल एनर्जी विल बी 5 प्लस के,
यस और नो? टोटल एनर्जी मान लीजिए बेटा E है, तो E विल बी इक्वल टू 5 प्लस K। अगर बेटा K क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी फिर जो फोटोन के पास क्या होगी, वो होगी E माइनस 5 के इक्वल। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, E माइनस 5 के इक्वल होगी। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे बेटा। हमें एक और चीज पता है, क्या पता है, काइनेटिक एनर्जी E माइनस 5 के इक्वल है, तो यानी काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, देखो अगर इसे हम एनर्जी मैंने बताई थी HF होती है, HF होती है किसके पास, या फिर H न्यू, भाई H न्यू इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी को, तो H न्यू या फिर HF, F यानी फ्रीक्वेंसी, तो एनर्जी क्या रहती है बेटा फोटोन के पास, HF, यानी H न्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये फ्रीक्वेंसी यही, माइनस ये वर्क फंक्शन है, तो बेटा इसके लिए H न्यू नॉट, H न्यू नॉट, ये हो जाएगा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ गई आपके पास। बेटा इसे आप वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हो, बेटा हमें पढ़ा था V इज इक्वल टू सी लैम्डा, यानी F इज इक्वल टू सी लैम्डा, वही चीज है यार ये F इज इक्वल टू सी लैम्डा, F की जगह से म्यू बोलते हैं, बस सिंबल अलग है, फ्रीक्वेंसी यही बात है। तो फ्रीक्वेंसी सॉरी C इज इक्वल टू F लैम्डा था, सॉरी वेरी सॉरी, C इज इक्वल टू F लैम्डा, यानी C इज इक्वल टू ये फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू लैम्डा, तो यानी म्यू जो है बेटा वो C बाई लैम्डा के इक्वल होता है, ये हमें पता है। तो बेटा हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यानी काइनेटिक एनर्जी बेटा यहाँ से क्या आ जाएगी, H C बाई लैम्डा माइनस H C बाई लैम्डा नॉट, यानी बेटा यहाँ से H और C कॉमन ले लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी HC अपॉन 1 अपॉन लैम्डा माइनस 1 अपॉन लैम्डा नॉट। तो बेटा ये वेवलेंथ के टर्म्स में हमें काइनेटिक एनर्जी मिल गई, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आई होप बेटा आपको ये सब जो समझ में आ गया होगा, ये बेटा वेवलेंथ के टर्म्स में, ये फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में, और ये नॉर्मल फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है बेटा, इतना नोट करें फिर आगे बात करते हैं। नोट करें बेटा इतना। अब बेटा बात करेंगे हम वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में, या फिर डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस के बारे में। बेटा फास्ट इसलिए चल रहे हैं क्योंकि रिवीजन वीडियो है, आप इसे थोड़ा सा स्लो भी देख सकते हैं, अगर इतने भी बार में समझ लिया ना, दोबारा रिपीट भी कर सकते हो, है ना। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा वेव नेचर ऑफ मैटर। नेक्स्ट स्टडी क्या है, वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर, यानी बेटा यहां पे डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी जिसमें बताया कि मैटर का बेटा वेव नेचर भी होता है ना, या फिर इस टॉपिक को हम कई बुक्स में डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस नाम से भी जानते हैं। क्या डी ब्रॉगली, अब बेटा इसको डी ब्रॉय भी प्रोनाउंस करते हैं कई लोग, वो आपकी मर्जी है कैसे। डी ब्रॉगली इज हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस बेटा यानी वो चीज जो सही नहीं है बट फिर भी इन्होंने बोल दिया, उसे मान लिया गया, इन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी के बेसिस पे वो चीज बोल दी कि भाई ऐसा ऐसा होता है ना। सॉरी, तो इसमें वही चीज हम पढ़ने वाले हैं, डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या है। हेडिंग लगाइए बेटा। इसमें इन्होंने क्या बोला बेटा, हमें देखो ये तो पता है फोटो इलेक्ट्रिक के बाद इफेक्ट के बाद, आफ्टर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आफ्टर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, it was well known after the photoelectric effect, it was well known that light has dual nature, dual nature। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद ये तो हमें पता लग गया कि लाइट का क्या है, दो नेचर है बेटा। पहला कौन सा बेटा, वेव नेचर, दूसरा कौन सा बेटा, पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर बेटा हमने वेव ऑप्टिक्स में ही पढ़ लिया था, वेव नेचर हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ लिया था। यहां पे हमने वाइडेसी इंटरफेरेंस टॉपिक पढ़ा, तो वहां से भी पता लग गया बेटा लाइट क्या है कि वेव है। वाइडेसी पढ़ा बेटा हमने, पोलराइजेशन पढ़ा, तो यहां से एक्सपेरिमेंट से बेटा इन टॉपिक्स से हमें पता लग गया था कि लाइट एक वेव है।
लेकिन बेटा पार्टिकल नेचर रखती है, ये हमें अभी पता लगा किससे, जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके बाद में बेटा काफी सारे एक्सपेरिमेंट हुए, ऐसा नहीं है केवल ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इकलौता एग्जांपल है कि भैया लाइट एक पार्टिकल नेचर ही शो करती है ना, बाकी एग्जांपल भी है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस एंड बेटा कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कॉम्पटन इफेक्ट, बेटा ये एक्सपेरिमेंट आपके सिलेबस में नहीं है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें पता लग गया था बेटा पार्टिकल नेचर है, इनसे भी हमें पता लगा पार्टिकल नेचर है। तो इसके बाद इन्होंने एक बात बोली 1924 में बेटा, फिर इतना लिखने के बाद देखें आगे। सो इन 1924 डी ब्रॉगली पुट्स अ हाइपोथेसिस, बेटा 1924 में फिर उन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दी, इसी को देखते हुए, इन चीजों को देखते हुए। सो इन 1924 डी ब्रॉगली पुट अ हाइपोथेसिस, पुट अ हाइपोथेसिस, और बेटा ये आगे जाके सही भी प्रूफ हुई। उन्होंने 1924 में हाइपोथेसिस दी थी जिसमें उन्होंने बोला नेचर इज सिमेट्रिकल। नेचर क्या बेटा है, सिमेट्रिकल है, नेचर इज सिमेट्रिकल, नेचर इज सिमेट्रिकल, यानी बेटा नेचर सिमेट्री को शो करता है। देखो भगवान बोलते ना कुछ अच्छा होता है तो कुछ बुरा भी होता है, लेफ्ट हैंड है तो बेटा राइट हैंड भी है, आंखें कितनी है, नोस्ट्रिल्स कितने, दो हैं, आंखें कितनी है, दो हैं, कान भी बेटा दो हैं, है ना। थोड़ा सा बुरा है तो कुछ अच्छा भी है ना, दिन है तो बेटा रात भी है, यानी सिमेट्री शो कर रहा है, नेचर क्या कर रहा है बेटा, सिमेट्री शो कर रहा है। तो इसमें इस बोल दिया कि बेटा जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर शो कर सकती है, लाइट जो है बेटा वो पार्टिकल नेचर शो कर सकती है, तो जो पार्टिकल है बेटा वो भी वेव नेचर शो कर सकता है। इन्होंने ऐसा बोल दिया और वो आगे जाके चीज बेटा सही प्रूव हुई, और इसी बात के लिए, इसी हाइपोथेसिस के लिए बेटा इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था। इन्होंने क्या बोला, इफ लाइट कैन बिहेव, इफ लाइट की जगह आप रेडिएशंस लिखें, इफ रेडिएशंस ब्रैकेट में लिखेंगे लाइट कैन बिहेव एज पार्टिकल, कैन बिहेव एज पार्टिकल, या फिर पार्टिकल नेचर शो कर सकता है, सीधी सी बात ये बोलना चाह रहा है बेटा। लाइट अगर पार्टिकल नेचर शो कर सकती है देन पार्टिकल कैन आल्सो बिहेव एज वेव, कैन आल्सो बिहेव एज वेव, यानी जो पार्टिकल बेटा वो भी एक वेव की तरह बिहेव कर सकता है बेटा। इसी चीज के लिए इन्हें क्या मिला था, नोबेल प्राइज भी मिला था। Then particle can also behave as wave। तो बेटा ये सिमेट्री के बेसिस पे इन्होंने बात उस समय हाइपोथेसिस दे दी, आगे जाके सही प्रूफ हुई, इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। बेटा इतना नोट करें फिर आगे बात करेंगे, नोट करें बेटा इतना। इन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी बेटा उसमें एक पॉइंट बोला था जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने बोला था एवरी मूविंग वेव, इन्होंने क्या बोला था, एवरी मूविंग वेव हैज अ वेव, सॉरी एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विद इट। बेटा हर जो मूविंग पार्टिकल होता है उससे एक वेव एसोसिएट होती है पार्टिकुलर लैम्डा की, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, एवरी मूविंग पार्टिकल, इन्होंने बोला बेटा एवरी, जो स्टेटमेंट थी जिसपे इन्हें नोबेल प्राइज मिला, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव associated with it। हर मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट होती है, इन्होंने ऐसा बोला। इसी बात के लिए, इसी स्लोगन के लिए, कुछ भी बोल लो बेटा, इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला, है ना, इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो बेटा इन्होंने बोला सच वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव, हर मूविंग पार्टिकल के साथ बेटा एक वेव एसोसिएट होती है, और ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं, मैटर वेव या फिर डी ब्रॉगली वेव्स। ऐसी वेव को बेटा या तो मैटर वेव बोलते हैं या फिर डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं। आगे इसमें लिखेंगे सच वेव्स आर कॉल्ड मैटर वेव्स,
मैटर वेव्स वेव्स और डी ब्रॉगली वेव्स, या तो उन्हें मैटर वेव बोलते हैं या फिर बेटा डी ब्रॉगली वेव बोलते हैं। और बेटा इन्होंने साथ में एक और चीज बोली, द वेवलेंथ ऑफ सच मूविंग पार्टिकल, द वेवलेंथ यानी बेटा लैम्डा की बात हो रही है, द वेवलेंथ यानी बेटा लैम्डा ऑफ सच मूविंग पार्टिकल इज गिवन बाय ऑफ सच मूविंग पार्टिकल is given by lambda is equal to h by p। बेटा जो वेवलेंथ है लैम्डा इज इक्वल टू h by p से दी जाती है ऐसे पार्टिकल्स की, मूविंग पार्टिकल्स की। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, h इक्वल टू p मोमेंटम होता है तो मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी बेटा फोटोन की हम c के इक्वल मान के सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc, ये भी आप लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें बाकी हम फर्दर ऑन काफी चेंजेस करेंगे, कई तरीके से इस फॉर्मूले को पढ़ने वाले हैं, फिलहाल इतना नोट करें फिर बेटा आगे हम बात करते हैं। बेटा हम अब बात करते हैं लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वेवलेंथ की बात करेंगे हम। और बेटा थोड़ा सा और पार्ट रह गया, चैप्टर भी बस खत्म हो जाएगा। यहां पे लिखेंगे बेटा लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लैम्डा इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लैम्डा बेटा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में, लैम्डा क्या होता है बेटा h अपॉन p होता है, ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। लैम्डा क्या होता है बेटा h अपॉन p होता है, ये चीज हमने अभी पढ़ी। बेटा साथ में अगर मोमेंटम की बात करूं, मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी क्या होगा बेटा, या मास की बात करें तो बेटा मास की बात करें तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा p बाई v हो जाएगा, मास क्या हो जाएगा बेटा p बाई v। या फिर v की बात करें तो v को हम क्या लिख सकते हैं, v विल बी इक्वल टू p बाई m। वेलोसिटी बेटा p बाई m के इक्वल होगी। और हमें पता है बेटा जो काइनेटिक एनर्जी होती है, भाई काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ m v स्क्वायर होती है। या तो देखो बेटा m की जगह पुट कर लेते हैं या फिर v की जगह पुट कर लो, एक ही बात है। तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, हाफ इनटू m। और बेटा v की जगह p बाई m लिख दो तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ये m से m कैंसिल आउट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी आ गया p स्क्वायर बाई 2m। यानी बेटा यहां से p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2mk। k क्या है बेटा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, m मास, तो p क्या आ गया अंडर रूट 2m क्या आ गया, यानी लैम्डा क्या हो जाएगा यहां से h अपॉन अंडर रूट 2mk। ये आ गया बेटा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में वेवलेंथ आ गई। लैम्डा किसके टर्म्स में आ गई बेटा, काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। कैसे किया दोबारा सुन लो, लैम्डा बेटा h by v के इक्वल था, p इज इक्वल टू mv, m विल बी इक्वल टू p by v एंड v विल बी इक्वल टू p by m। काइनेटिक एनर्जी बेटा हाफ mv स्क्वायर होती है, v की जगह p by m पुट किया तो p स्क्वायर बाय m स्क्वायर आया, m से m कैंसिल आउट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी आ गई p स्क्वायर बाय 2m, यानी p इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2mk के। यहां पे पुट किया p की जगह अंडर रूट 2mk, तो बेटा ये क्या आ गया लैम्डा काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में आ गया। इतना नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट बेटा बात करेंगे हम लैम्डा इन टर्म्स ऑफ एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल। लैम्डा in terms of accelerating potential। बेटा इसका मतलब है, अभी बात करते हैं इसके बारे में भी। मान लो यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है और यहां पे ये पॉजिटिव। यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन को इधर जाना है तो उस पर क्या लगेगी, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी बेटा। भाई पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो बेटा कुछ वर्क डन होगा यहां से वहां तक जाने में, और वो वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज वर्क, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बेटा क्या करेगा, वर्क करेगा कुछ, डज वर्क ऑन इलेक्ट्रॉन। किस पे बेटा, इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जाएगा।
एंड दिस वर्क इज ऑब्टेन्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा ये काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमें वर्क ऑब्टेन हो जाएगा। एंड दिस वर्क इज ऑब्टेन्ड एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी के रूप में बेटा ये ऑब्टेन हो जाएगा। यानी जो हमारी काइनेटिक एनर्जी बेटा वो किसके इक्वल हो गई, वर्क डन की। और बेटा जो वर्क डन करेगा इलेक्ट्रॉन वो क्या होगा, Q इंटू डेल्टा V के इक्वल होगा। भाई मान लो इनके बीच में जो पोटेंशियल यहाँ पे कुछ मान लो V है और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया इनके बीच में, V हो गया। ऑल्दो बट काइनेटिक एनर्जी बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगी, Q इंटू डेल्टा V के इक्वल हो जाएगी। यस और नो, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, Q इंटू डेल्टा V के इक्वल हो जाएगी। लैम्डा बेटा हमने अभी पढ़ा है, लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन अंडर रूट 2m के काइनेटिक एनर्जी के रूप में। यानी बेटा किसी भी पार्टिकल के लिए अगर लैम्डा हमें निकालना है यानी वेवलेंथ निकालनी है तो बेटा वो इक्वल होगी h अपॉन अंडर रूट 2m q इनटू डेल्टा v। ये किसके लिए आ गया बेटा, फॉर एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल के लिए। बट बेटा हम पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं। फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर बेटा एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो जो Q है यानी चार्ज है, Q विल बी इक्वल टू E, है ना। भाई इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे तो Q जो है बेटा E के इक्वल हो गया। तो यहाँ पे जो वेवलेंथ आएगी इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा वो क्या आएगी, h अपॉन अंडर रूट 2m, Q की जगह बेटा E और पोटेंशियल क्या है यहाँ पे V है, पोटेंशियल डिफरेंस 2m इंटू E इंटू V। तो ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमें वेवलेंथ मिल गई, लैम्डा मिल गया। और किसी भी पार्टिकल के लिए h अपॉन अंडर रूट 2m q इंटू डेल्टा V। तो आई होप बेटा ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर चैप्टर बेटा समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जो मर्जी हो कर देना भैया, है ना। थैंक यू स्टूडेंट्स।